7 साल बीत गए। मास्टर साहब की सजा पूरी हुई और वे जेल के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकले। उनकी कमर झुक गई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। वे सीधे अपने पुराने घर की ओर गए। निकल जाइए इस घर से, अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। 7 साल तक जेल की रोटी तोड़कर आए हैं, अब क्या मेरी भी नाक कटवाना चाहते हैं? आलोक की आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि मास्टर दीनदयाल को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे अपनी धुंधली आंखों से उस बेटे को देख रहे थे जिसके लिए उन्होंने अपनी 40 साल की कमाई, अपनी पेंशन, अपनी इज्जत और यहां तक कि अपनी आजादी भी दांव पर लगा दी थी। मास्टर साहब ने कांपते हुए हाथ से अपनी लाठी पकड़ी और धीमी आवाज में बोले, बेटा आलोक, मैंने तो पुलिस के सामने तुम्हारा गुनाह अपने सिर ले लिया था ताकि तुम्हारी नई नौकरी न जाए, तुम्हारी शादी न टूटे। क्या एक पिता के बलिदान की यही कीमत दोगे? आलोक ने जोर से हंसते हुए कहा, बलिदान? आपने तो अपना फर्ज निभाया था। अब मोहल्ले वाले कहते हैं कि इस घर में एक मुजरिम रहता है। मेरी पत्नी कोमल को आपके साये से भी चिढ़ है। ये लीजिए अपना ये पीला थैला और जाइए यहां से, वरना मुझे धक्का देकर निकालना पड़ेगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उस आवाज ने जैसे एक पिता का दिल चीर दिया। मास्टर दीनदयाल लड़खड़ाकर आंगन से बाहर गिरे। उनका पुराना पीला थैला दूर जा गिरा और उसमें से फटी किताबें सड़क पर फैल गई। अंदर से आलोक चिल्लाया, समझ नहीं आता क्या? अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। मास्टर साहब कांपती आवाज में बोले, बेटा, इतनी नफरत? तभी बहू ने ताना मारा, नफरत नहीं, सच है। लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं चोर का बाप हमारे घर में रहता है। ये सुनते ही मास्टर साहब जैसे पत्थर हो गए। चोर? उन्होंने धीरे से दोहराया, फिर बोले, जिस दिन मैंने। लेकिन आलोक ने बीच में काट दिया, बस, पुरानी कहानी मत सुनाओ। जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। मास्टर साहब ने आखिरी बार दरवाजे को देखा। ठीक है बेटा, आज मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, सच कभी मरता नहीं। आलोक हंस पड़ा, सच? अगर सच होता तो आप जेल क्यों गए थे? ये शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन मास्टर साहब कुछ नहीं बोले, बस धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ गए। उस रात एक पिता बेघर हुआ और एक बेटा इंसानियत से गिर गया। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मास्टर साहब बिना किसी मंजिल के चलते रहे। उनके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन दिल में इतना दर्द था कि रुकने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाकर एक पुराना बस स्टॉप मिला। टूटी हुई बेंच, ऊपर टिमटिमाती लाइट, वही उनका पहला ठिकाना बना। उन्होंने अपना थैला सिर के नीचे रखा और बैठ गए। पास में कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। दूर कहीं से गाड़ियों की आवाज आ रही थी, लेकिन उस शोर से भी ज्यादा तेज उनके अंदर की खामोशी थी। अचानक एक चौकीदार आया और डांट कर बोला, ओ बाबा, यहां मत बैठो, आगे बढ़ो। मास्टर साहब धीरे से उठे, बेटा, रात भर। लेकिन चौकीदार ने हाथ हिलाकर भगा दिया, चलो चलो, यहां सोने की जगह नहीं है। वो बिना कुछ कहे फिर चल पड़े। उस रात उन्हें समझ आ गया कि अब दुनिया में उनका कोई अपना कोना नहीं बचा। भूख लग रही थी, लेकिन जेब में एक भी पैसा नहीं था। रास्ते में एक ढाबे से रोटी की खुशबू आई। वो कुछ पल वही खड़े रहे, आंखों में एक उम्मीद, लेकिन फिर सिर झुका लिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक मंदिर देखा। सोचा शायद वहां शरण मिल जाए। वो धीरे से सीढ़ियां चढ़े और कोने में बैठ गए। सुबह होने पर पुजारी ने उन्हें देखा। कौन हो तुम? मास्टर साहब ने शांत आवाज में कहा, कोई नहीं। पुजारी ने शक की नजर से देखा। यहां ऐसे नहीं बैठ सकते, जाओ आगे। और फिर वही बात, वही ठुकराया जाना। 3 दिन तक यही चलता रहा। कभी फुटपाथ, कभी पार्क की बेंच,
कभी किसी दुकान के शटर के पास रात काटना। बारिश की एक रात तो और भी कठिन थी। ठंडी हवा, भीगता शरीर और कोई छत नहीं। उस रात मास्टर साहब ने अपने थैले को सीने से लगाकर खुद को समेट लिया, जैसे कोई बच्चा डर के मारे सिकुड़ जाता है। उनके होठों से बस एक ही बात निकली, हे भगवान, इतनी बड़ी सजा क्यों? चौथे दिन जब वो बेहद कमजोर हो चुके थे, चलते चलते कलेक्ट्रेट के पास आ पहुंचे। वहां एक बड़ा नीम का पेड़ था। नीचे थोड़ी सी जगह सूखी थी। वो वहीं बैठ गए और पहली बार अपने थैले को खोला। उसमें से एक फटी हुई किताब निकाली, उसे सीधा किया और पास पड़े एक पुराने कागज पर गोंद और धागे से जोड़ने लगे। तभी एक आदमी आया। ये क्या कर रहे हो बाबा? मास्टर साहब ने धीरे से कहा, किताब ठीक कर रहा हूं। वो आदमी बोला, मेरी भी एक फटी कॉपी है, ठीक कर दोगे? मास्टर साहब ने सिर हिला दिया, हां। काम पूरा होने पर उस आदमी ने 10 रुपए उनके हाथ में रख दिए। मास्टर साहब कुछ पल उन पैसों को देखते रहे, फिर उनकी आंखों में हल्की नमी आई। आज मैंने भीख नहीं ली, अपने काम से कमाया है। उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया कि अब वो हाथ नहीं फैलाएंगे, बस अपने हुनर से जिएंगे। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। वो किताबों वाला बाबा। कोई फटी किताब दे जाता, कोई पुरानी डायरी, और बदले में कुछ पैसे। कभी चाय, कभी रोटी। लेकिन हर शाम जब लोग अपने घर लौटते, तब मास्टर साहब की आंखें उस सड़क को देखती जहां से वो निकाले गए थे। दर्द अब भी था, लेकिन अब उसमें एक चुपचाप सहने की आदत जुड़ गई थी। और उसी नीम के पेड़ के नीचे एक दिन उनकी किस्मत फिर से बदलने वाली थी, जब एक गाड़ी आकर रुकेगी और अतीत उनके सामने खड़ा हो जाएगा। दोपहर की तेज धूप थी। नीम के पेड़ की छाव ही बस एक छोटी सी राहत दे रही थी। मास्टर दीनदयाल जमीन पर बिछे पुराने बोरे पर बैठे थे, आंखों पर हल्की झुर्रियां और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। लेकिन उनके हाथ अब भी बड़ी सावधानी से एक पुरानी डायरी के फटे पन्नों को जोड़ रहे थे। पास में एक छोटा डिब्बा रखा था, उसमें गोंद, सुई, धागा और वही पुरानी स्याही की दवात। उनके होंठ सूखे थे, शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था। लेकिन जब भी वो किसी अक्षर को सीधा करते, उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि आ जाती, जैसे वही उनका जीने का सहारा हो। तभी अचानक सड़क पर एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई धीरे धीरे बैठी और उस धूल के बीच से एक साफ सुथरा जूता जमीन पर उतरा। वो नए कलेक्टर सूरज प्रताप थे। उनके साथ गार्ड भी था, लेकिन सूरज ने हाथ से इशारा किया, रुको। उनकी नजर उस बूढ़े आदमी पर टिक गई, जो पूरी दुनिया से बेखबर बस अपनी डायरी में झुका हुआ था। सूरज कुछ कदम आगे बढ़े और जैसे जैसे वो करीब आए, उनके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। वो कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, बाबा, क्या लिख रहे हैं? मास्टर साहब ने सिर उठाए बिना जवाब दिया, अक्षर। जो कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे हर शब्द में उनका दर्द छुपा हो। सूरज झुककर पास बैठ गए। उन्होंने धीरे से वो डायरी अपने हाथ में ली और जैसे ही उनकी नजर उस लिखावट पर पड़ी, उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो अक्षर, एक एक रेखा, इतनी साफ, इतनी सुंदर, जैसे मोती पिरोए गए हों। उनके होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए। ये तो। उनकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया। एक छोटा सा दुबला पतला बच्चा फटी हुई कमीज पहने स्कूल के कोने में बैठा रो रहा है। मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिख सकता। बाकी बच्चे हंस रहे हैं। तभी एक नरम, स्नेह भरी आवाज आती है, क्यों नहीं आता बेटा? वो मास्टर दीनदयाल थे। साफ सुथरा कुर्ता, चेहरे पर सख्ती लेकिन आंखों में ममता। वो उसके पास बैठते हैं, अपनी जेब से रूमाल निकालकर उसके आंसू पोंछते हैं। रोते नहीं, सीखते हैं। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं,
ऐसे पकड़ो पेंसिल। हाँ, अब लिखो। बच्चा कांपते हुए लिखता है। टेढ़ा मेढ़ा अक्षर बनता है, लेकिन मास्टर साहब मुस्कुरा देते हैं। बहुत अच्छा, देखो तुम कर सकते हो। फिर वो उसकी फटी कमीज को देखते हैं, जेब से सुई धागा निकालते हैं और वही बैठकर उसे सी देते हैं। अब कोई नहीं हंसेगा। बच्चा पहली बार मुस्कुराता है। वही बच्चा सूरज था। वर्तमान में लौटते ही सूरज की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी। मास्टर दीनदयाल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें धुंधली थी। उन्होंने गौर से देखा। कौन? सूरज अब खुद को रोक नहीं पाए। वो तुरंत झुककर उनके पैरों में गिर पड़े। मैं, सूरज, आपका वही छात्र जिसे आपने लिखना सिखाया था। मास्टर साहब के हाथ कांप गए। उन्होंने सूरज के सिर को छुआ। सूरज, तू? उनकी आवाज भर्रा गई। आंखों में सालों बाद पहचान की रोशनी चमकी और उसी के साथ आंसू भी बन निकले। तू इतना बड़ा हो गया, कलेक्टर बन गया। सूरज ने सिर उठाया, लेकिन आंखें अब भी नम थी। आपकी वजह से गुरुजी। अगर आप उस दिन मेरा हाथ पकड़कर नहीं लिखवाते तो मैं आज कुछ नहीं होता। मास्टर साहब हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा है बेटा, तूने मेरा नाम रोशन किया। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा था, जिसे सूरज साफ देख पा रहा था। सूरज ने चारों तरफ देखा। घूल, फटा बोरा, सूखी रोटी का टुकड़ा और उसके बीच बैठे उनके गुरु। उनकी आवाज भारी हो गई। आप यहां, इस हालत में? मास्टर साहब ने नजरें झुका ली। बस, जिंदगी ने यहां ला बैठाया। सूरज ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं गुरुजी, अब एक पल भी नहीं। चलिए मेरे साथ। मास्टर साहब घबरा गए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, यही ठीक हूं। सूरज की आवाज इस बार मजबूत थी। जिसने मुझे जीना सिखाया, वो आज ऐसे नहीं जिएगा। अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने धीरे से उन्हें सहारा दिया। मास्टर साहब उठे, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। सूरज ने उन्हें पकड़ लिया, जैसे एक बेटा अपने पिता को संभालता है। गाड़ी का दरवाजा खोला गया। मास्टर साहब झिझकते हुए बैठे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें इतनी एज से बुला रहा है। गाड़ी चल पड़ी और नीम का वो पेड़ पीछे छूट गया, लेकिन उसके नीचे बैठा एक टूटा हुआ आदमी अब धीरे धीरे फिर से जुड़ने वाला था। घर पहुंचते ही सूरज ने दरवाजा खुद खोला और बहुत संभालकर मास्टर दीनदयाल को अंदर ले गया। धीरे गुरुजी, यहां बैठिए। उसकी आवाज में वही सम्मान था जो एक बेटे की आवाज में होता है। नौकर जल्दी जल्दी पानी, तौलिया, साफ कपड़े लेकर आए। सूरज ने खुद उनके हाथ धुलवाए, जैसे वो कोई अफसर नहीं, बल्कि वही छोटा सा बच्चा हो गया हो जिसे कभी उसके गुरु ने सहारा दिया था। मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार झुक रही थी, जैसे उन्हें ये सब अपनापन भारी लग रहा हो। खाना सामने रखा गया, गरम रोटी, दाल, सब्जी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सूरज ने धीरे से कहा, गुरुजी, खाइए। मास्टर साहब ने एक कौर तोड़ा, लेकिन मुंह तक ले जाते उनकी आंखें भर आई। कई दिनों बाद किसी ने ऐसे बैठाकर खिलाया है। उनकी आवाज टूट गई। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से प्लेट उनके हाथ से पकड़कर कहा, आज मैं खिलाऊंगा। और सच में उसने अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया। मास्टर साहब की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, किसी अपने के मिलने के थे। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था। सूरज उनके पास बैठा था और धीमी आवाज में बोला, गुरुजी, अब बताइए, ये सब कैसे हुआ? मास्टर साहब कुछ देर तक चुप रहे, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। गलती मेरी थी बेटा, मैंने अपने ही बेटे को समझने में देर कर दी। सूरज ने धीरे से कहा, पूरी बात बताइए।
मैं सुन रहा हूं। मास्टर साहब की आंखें कहीं दूर टिक गई, जैसे वो उसी समय में लौट गए हों। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। एक रात आलोक मेरे कमरे में आया। बहुत घबराया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। उनकी आवाज बदल गई, जैसे वो उसी पल को जी रहे हों। वो बोला, पापा, मैं फंस गया हूं। मैंने पूछा, क्या हुआ? पहले तो वो कुछ नहीं बोला, फिर अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ा। पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सूरज ध्यान से सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच रही थी। मास्टर साहब आगे बोले। मैंने उसे उठाया और सख्त आवाज में कहा, सच बोलो। तब उसने रोते हुए बताया, मैं जुए में हार गया। शुरुआत में थोड़ा जीता, फिर हारता चला गया। मैंने सोचा ये बस छोटी गलती होगी, लेकिन जब उसने आगे कहा, उनकी आवाज रुक गई, गला भर आया। उसने कहा, मैंने ऑफिस के पैसे निकाल लिए। पहले 50,000, फिर 5 लाख, फिर 20 लाख। सूरज चौंक गया। 20 लाख? मास्टर साहब ने सिर झुका लिया। हां बेटा, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा, तुझे पता है तूने क्या किया है? वो रोता रहा, बस एक ही बात कहता रहा, पापा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी शादी टूट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मास्टर साहब की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मेरे पैर पकड़ लिए, बोला, बस इस बार बचा लो, मैं बदल जाऊंगा। सूरज की आंखें गुस्से से भर गई। और आपने? मास्टर साहब ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मैं उस पल एक प्रिंसिपल नहीं था बेटा, बस एक पिता था। और एक पिता अपने बच्चे को टूटते नहीं देख सकता। उनकी आवाज बेहद धीमी हो गई। अगले दिन मैं खुद ऑफिस गया और सब कुछ अपने नाम ले लिया। मैंने कहा, गलती मुझसे हुई है। सूरज ने दांत भींच लिए, लेकिन आपने क्यों? मास्टर साहब ने हल्की सी मुस्कान दी, जो दर्द से भरी थी। क्योंकि मुझे लगा मेरा बेटा सुधर जाएगा और एक दिन सच खुद सामने आ जाएगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मास्टर साहब ने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन बेटा, सबसे ज्यादा दर्द जेल में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मैं वापस आया और उसी बेटे ने मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए। अब बस गुरुजी, अब आपको और कुछ सहना नहीं पड़ेगा। मास्टर साहब ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी शांति आई। शायद भगवान ने तुझे इसलिए भेजा है। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अब दर्द के साथ साथ एक नया सहारा भी था। सूरज की आंखों में उस दिन सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक टीस थी, एक दर्द था जो उसे अंदर से जला रहा था। उसने धीरे से लेकिन दबे हुए गुस्से में कहा, गुरुजी, आपने ये सब अकेले सह लिया। जेल, बदनामी, और ऊपर से उसी बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मास्टर दीनदयाल ने सिर झुका लिया, जैसे हर शब्द उन्हें चुभ रहा हो। मैंने उसे माफ कर दिया बेटा। सूरज ने तुरंत जवाब दिया, आपने किया क्योंकि आप पिता है, लेकिन मैं सिर्फ बेटा नहीं हूं आपका, मैं इस शहर का जिम्मेदार अफसर भी हूं। और कानून, कानून माफ नहीं करता। उसकी आंखों में अब साफ फैसला दिख रहा था। मास्टर साहब ने हल्के से कहा, छोड़ दे उसे। लेकिन सूरज ने सिर हिला दिया। अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल कोई और बेटा अपने पिता को इसी तरह कुचल देगा। यह रुकना चाहिए गुरुजी। उस रात सूरज ने खाना भी ठीक से नहीं खाया। वो अपने ऑफिस में बैठा पुरानी फाइलें निकलवाता रहा। धूल से ढकी वो फाइल, जिसमें सालों पहले एक ईमानदार इंसान को चोर बना दिया गया था। सूरज ने उसे खोला, हर पन्ना ध्यान से पढ़ा, तारीखें देखी, साइन देखे
और उसके माथे पर लकीरें गहरी होती गई। वो खुद से बुदबुदाया, उस दिन ये साइन। उस दिन तो गुरुजी बीमार थे। उसने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया। उस समय के सारे रिकॉर्ड निकालो, बैंक एंट्री, सीसीटीवी, सब कुछ। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और हर कदम पर सच बाहर आने लगा। जिस दिन पैसे निकाले गए थे उस दिन आलोक ड्यूटी पर था। उसके दोस्तों के बयान मिले, जुए के अड्डे की जानकारी मिली और एक एक करके सब साफ हो गया। सूरज ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है। कुछ दिनों बाद कलेक्ट्रेट का बड़ा हॉल लोगों से भरा हुआ था। शहर के बड़े अधिकारी, कर्मचारी सब मौजूद थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सभा क्यों बुलाई गई है। उसी समय दरवाजा खुला और सूरज अंदर आया। उसके साथ मास्टर दीनदयाल थे। साफ कपड़े, लेकिन कदम अब भी हल्के कांप रहे थे। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ पहचान रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। अचानक हॉल के दूसरे दरवाजे से पुलिस अंदर आई और उनके साथ हथकड़ी में आलोक था। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा शर्म से लाल, जैसे पहली बार उसे अपने किए का बोझ महसूस हो रहा हो। मास्टर साहब एकदम घबरा गए। सूरज, ये क्या है बेटा? उनकी आवाज डर और बेचैनी से भरी थी। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी लेकिन साफ। आज मैं आपके जीवन से जुड़ा वो गलत शब्द मिटाने आया हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी एक शब्द बोलने की। सूरज ने आगे कहा, सालों पहले एक ईमानदार इंसान ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद पर चोरी का इल्जाम ले लिया। उस दिन सच दब गया और झूठ जीत गया। लेकिन उसने एक पल के लिए मास्टर साहब की तरफ देखा। उनकी आंखें भर चुकी थी। लेकिन आज वो सच वापस खड़ा है। सूरज ने सख्ती से आलोक की तरफ देखा। बताओ, किसने किया था? उसकी आवाज गूंज गई। पापा ने, मुझे बचाने के लिए। सब अपने ऊपर ले लिया था। हॉल में जैसे हवा रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ के चेहरे पर शर्म। मास्टर दीनदयाल वही खड़े रह गए, जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं बची हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उसमें सालों का बोझ उतर रहा था। तभी सूरज अचानक उनकी तरफ मुड़ा और बिना कुछ सोचे सबके सामने झुक गया और उनके पैर छू लिए। उसकी आवाज भर्रा गई। आपने हमें सिखाया था गुरुजी कि अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे मिटाकर सही शब्द लिखना चाहिए। उसने सिर उठाया। आंखों में सम्मान और गर्व दोनों थे। आज मैंने आपके नाम के आगे से चोर मिटाकर फिर से गुरु लिख दिया है। मास्टर साहब के होंठ कांप उठे। उन्होंने धीरे से सूरज के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन चेहरे पर पहली बार एक सच्ची राहत थी, जैसे कोई भारी पत्थर उनके दिल से हट गया हो। कोर्ट का वो दिन जैसे किसी की किस्मत का आखिरी फैसला लिख रहा था। हॉल में सन्नाटा था। हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था। जज की आवाज गूंजी। आलोक को गबन के अपराध में सजा सुनाई जाती है। शब्द छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। आलोक का सिर झुक गया, जैसे किसी ने उसके कंधों पर सालों का बोझ एक साथ रख दिया हो। दूसरी तरफ खड़े मास्टर दीनदयाल ने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक गहरी थकान, जैसे अब सब खत्म हो चुका हो। गबन, आलोक के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक जैसे टूट गया। मैंने किया था। कुछ दिन बाद जेल की मोटी दीवारों के अंदर मुलाकात का वक्त था। लोहे की सलाखों के उस पार आलोक खड़ा था। पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखें भर आई। पापा,
आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे गले में अटक गई हो। मास्टर साहब धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी चाल अब भी कमजोर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो सलाखों के पास आकर खड़े हो गए। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले, जैसे इतने सालों का हिसाब उस खामोशी में हो रहा हो। अचानक आलोक टूट गया। उसने सलाखों को कसकर पकड़ लिया। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको सड़क पर, उस हालत में। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू लगातार गिर रहे थे। मैं हर रात सो नहीं पाता, बस वही सब याद आता है। मास्टर दीनदयाल ने धीरे से उसे देखा। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसमें नफरत नहीं थी। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था बेटा, जिस दिन तूने मुझे घर से निकाला। आलोक जैसे सुन्न रह गया। फिर, आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मास्टर साहब ने हल्की सी सांस ली। एक पिता अपने बेटे से कितने दिन नाराज रह सकता है? लेकिन उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। जो तूने किया, उसकी सजा जरूरी है, ताकि तुझे समझ आए कि गलत रास्ता इंसान को कहाँ ले जाता है। आलोक रोते हुए बोला, पापा, क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? ये सवाल सुनकर मास्टर साहब कुछ पल चुप हो गए। उनकी आंखों में गहराई उतर आई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगा, मैं तेरे बदलने का इंतजार करूंगा। आलोक ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मास्टर साहब आगे बोले, जिस दिन तू सजा काटकर बाहर आए और मुझे ये लगे कि तू सच में बदल गया है, उसी दिन समझूंगा कि मेरा बेटा वापस आ गया। ये सुनकर आलोक फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन उस रोने में अब डर नहीं था, एक सच्चा पछतावा था, और शायद पहली बार बदलने की शुरुआत भी। वापस आते वक्त मास्टर साहब के कदम हल्के थे, जैसे दिल का कोई बोझ उतर गया हो। घर पहुंचकर सूरज उनके पास आया। गुरुजी, सब ठीक है? मास्टर साहब ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, अब सब ठीक है। फिर कुछ पल रुककर बोले, मैं फिर से पढ़ाना चाहता हूं। सूरज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बस इसी दिन का इंतजार था। कुछ ही दिनों में कलेक्ट्रेट के एक कमरे में छोटे छोटे बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। पुराने ब्लैक बोर्ड पर चौक की सफेद लकीरें फिर से चलने लगी। मास्टर दीनदयाल सामने खड़े थे, हाथ में चौक, आंखों में वही पुरानी चमक। लेकिन इस बार उसमें एक नया सुकून भी था। एक छोटा बच्चा डरते डरते बोला, मास्टर जी, मुझे लिखना नहीं आता। मास्टर साहब मुस्कुराए। वही पुरानी स्नेह भरी मुस्कान। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, धीरे धीरे अक्षर बनवाया। ऐसे, देखो। बहुत अच्छा। बच्चा मुस्कुरा दिया, और उसी मुस्कान में जैसे मास्टर साहब की पूरी जिंदगी का दर्द पिघल गया। उस पल सच में एक टूटी हुई जिंदगी फिर से जुड़ गई थी। लेकिन इस बार मजबूरी से नहीं, सम्मान के साथ। और उनकी आंखों में पहली बार एक सच्ची गहरी चमक लौट आई थी, जो अब शायद कभी नहीं बुझेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो बताइए आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।